हमने देखा था कि अगर सपोज जो सेकेंडरी टर्मिनल्स है, आपका सेकेंडरी सर्किट है, उसके साथ हम एक एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर एक एक्सटर्नल इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। और जो नेट इंड्यूस ईएमएफ होता है वो प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट दोनों के इक्वल और अपोजिट होता है वो, ठीक है, उनमें जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो प्राइमरी करंट सर्किट्स में जो करंट होती है, टोटल करंट्स, एक सोर्स करंट प्लस इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुई हो आई एस प्लस आई वन, और सेकेंडरी में होगी आई टू। और कैसे होगी? इक्वल और अपोजिट। इक्वल और अपोजिट का मीनिंग क्या है कि ये जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो कितने होगी? 180 डिग्री फेज होगा, आउट ऑफ फेज होगी। सो एज द इंड्यूस EMF due to I1 and I2 always cancel each other. Okay, and the two terminals alternating current should be two alternating current, two alternating. This is alternating. Two alternating currents should be 180 degree out of phase. 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, ठीक है। और जब I2 इन फेज होगा तो E2 आपका कहलाएगा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। आल्सो I2 is in phase with E2 purely resistive circuit. Purely resistive circuit कहलाएगा तब। और E1 क्या होगा? आउट ऑफ फेज विद E2, एंड E1 is 180 degree out of phase, 180 degree out of phase with E2, ठीक है। आप कर देते क्या? तो पावर डिलीवर्ड बाय द AC सोर्स इक्वल होगा पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस इन द सेकेंडरी सर्किट। और जो ये कंज्यूम्ड होगी पावर, उसको हम क्या लिख सकते हैं? पावर P1 इक्वल टू P2, और पावर इक्वल टू होता है E1 I1 और E2 I2। और इक्वेशन नंबर जो हमने पहले फाइंड करी थी सेकेंडरी सर्किट का EMF, तो हमारे पास आया था -N2/N1 E1। ये वैल्यू E2 की यहाँ पे पुट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा I2 इक्वल टू -N1/N2 I1। और इसमें जो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि I2 इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद I1। तो हमने सेकेंडरी सर्किट के लिए करंट भी फाइंड कर ली, और EMF के टर्म्स में तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं। क्लियर है? तो हमेशा जो भी करंट इंड्यूस होगी या EMF इंड्यूस होगा वो हमारे पास 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा ट्रांसफार्मर में, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप 1 इज स्टेप अप, और सेकेंडरी इज स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्लियर है? तो हमने क्या कहा, अगर आपका क्या होगा N2, दिस इज N2 सेकेंडरी कोएफिशिएंट नंबर ऑफ टर्न्स, अगर ज्यादा हो नंबर ऑफ टर्न्स N2 N1 से,
तो वो कहलाएगा स्टेप अप। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स N2 इज लेस देन N1, जैसे ये वाला है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ इनके बेसिस पे हम बात करेंगे। ये होता है N2 और ये होता है N। तो N2 इज ग्रेटर देन N1, तो हमारे पास क्या होगा, स्टेप अप। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे, कि जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल। N2 ग्रेटर देन होगा N1 और E2 इज लार्जर मैग्नीट्यूड देन द प्राइमरी EMF, उसे बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफर। हाँ ना बोलो। करंट के केस में क्या होगा, करंट के केस में होगा कि आपका जो सेकेंडरी करंट है वो लेस देन होगा प्राइमरी करंट, है ना, क्योंकि N2 I2 अपॉन I1 इक्वल टू N1 अपॉन N2। कोयल का जो करंट होगा वो लेस देन होगा प्राइमरी करंट से, इसलिए जो प्राइमरी कोयल होती है वो कैसे बनाई जाती है, सो फ्रॉम अ थिक वायर, बिकॉज क्यों, वो हाई करंट सस्टेन कर सके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अब स्टेप डाउन में क्या होगा, इफ N2 is less than N1, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अगर क्या होगा N2 इज लेस देन N1, तो EMF क्या होगा, सेकेंडरी सर्किट का स्मॉलर होगा प्राइमरी, और इस टाइप के ट्रांसफार्मर को कहेंगे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और जो करंट होगी सेकेंडरी करंट वो क्या होगी, मोर देन होगी प्राइमरी करंट से, इसलिए जो हम वायर यूज़ करेंगे सेकेंडरी में वो कैसे होगी, थिक वायर होगी, बिकॉज वहाँ पे क्या होगा, हाई करंट्स होगा ना उसके पास सेकेंडरी करंट में। तो इस तरह से इस बेसिस पे आपके बनते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप होता क्या है कि अब हम एक और वर्डिंग में यूज भी कर सकते हैं कि स्टेप अप क्या करते हैं, लो को हाई में चेंज करते हैं, और स्टेप डाउन हाई AC वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करता है ना। जो हम ग्रेटर देन या स्मॉलर देन कह रहे हैं किसके बेसिस पे कह रहे हैं, वो चेंजिंग के बेसिस पे कह रहे हैं। एफिशिएंसी क्या है, ट्रांसफर ऑफ अ ट्रांसफार्मर, कि जो ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर होता है उनमें सम लॉस ऑफ एनर्जी होती है, किसकी वजह से, एक तो प्राइमरी रेजिस्टेंस की वजह से, हिस्ट्रीज इन द कोर, और एडी करंट्स इन द कोर, ठीक है। और वो से कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, जो एनर्जी लॉस होता है। तो एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, कि आउटपुट में कितना पावर कंज्यूम्ड हुआ और इनपुट में कितना पावर डिलीवर्ड हुआ, उनका रेशियो वो कहलाती है एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है कि अगर एफिशिएंसी इक्वल टू 1 आता है, आउटपुट पावर और इनपुट पावर सेम आ जाती है हमारी, तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 1। इसका मीनिंग है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो गुड है, कि उसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा है पावर का। बट ऐसा ट्रांसफार्मर बनाना पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें क्या रह जाता है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो ही जाती है, एफिशिएंसी हिस्टैरिसीस लूप की वजह से, एडी करंट्स की वजह से, और प्राइमरी रेजिस्टेंस की वजह से। तो जनरली जो एफिशिएंसीज होती हैं ऑफ द ऑर्डर, उनका ऑर्डर होता है efficiencies of the order of 99% can be easily achieved. Easily achieved. Okay. So
प्राइमरी रेजिस्टेंस, हिस्ट्रीज इन द कोर, और ये सब आपने पहले भी पढ़ चुके हो, एडी करंट्स। सो जनरली एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं हम ईटा से। ईटा इज डिनोटेड एज एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ईटा what is the pronunciation? Eta. Eta is a Greek word. ठीक है, it is a Greek word और it is denoted as a efficiency of a transformer, और efficiency of a transformer is equal to output power upon input power. ओके, हाँ ना बोलो। जनरली जो हम ट्रांसमिशन ऑफ पावर का यूज़ करते हैं वो करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पावर में ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। और हमने कहा कि किस तरह से कि जो हमारे पास स्टेप्ड अप और स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स में। किस तरह से? अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ कब करेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली हमारे घरों से, एक्चुअल एरिया से क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फार होते हैं। तो इसलिए ऐसे सेवरल हंड्रेड्स किलोमीटर्स तक हमें अगर क्या करना है, पावर्स को ट्रांसमिट करना है। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है हमारा क्योंकि वायर्स लॉस होता है पावर का, बिकॉज वायर्स का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, और कितनी पावर डिसिपेट करते हो, H=I²RT। सो इट मीन्स अगर जो पावर सप्लाई कर रहे हैं, अगर फिक्स्ड पावर डिपेंडिंग की कैपेसिटी होती है हर एक सप्लाई, प्लांट सप्लाई की। सो अगर हमारे पास क्या है, हमें हाई वोल्टेज की कैपेसिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि अगर किसी प्लांट की तो अपनी कैपेसिटी है ना, फिक्स्ड कैपेसिटी है कि वो कितना वोल्ट जनरेट करता होगा या किलो वोल्ट जनरेट करता होगा कोई भी डैम इलेक्ट्रिसिटी को। पर लेकिन अगर बीच में अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया हमने तो वो क्या करेगा, हाई वोल्टेज जनरेट कर देगा, और हाई वोल्टेज जनरेट करेगा तो करंट को क्या कर देगा, लेस कर देगा। अगर करंट लेस होगी तो हमें ज़्यादा डिस्टेंस तक, ज़्यादा 100 किलोमीटर्स तक भेजने में हमारा जो लॉस होगा पावर का वो कम हो जाएगा। और जनरली फिर हमारा जो स्टेप अप होता है ट्रांसफार्मर 66 किलो वोल्ट तक वोल्टेज को ट्रांसमिट कर सकता है। और फिर जैसे हमें अपने होम टाउन्स में किसी एरिया में चाहिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पर फिर हमें तो जनरली 220 वोल्ट चाहिए, तो वहाँ पे हम लगा देंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और आगे फिर वो क्या कर देगा, उस वोल्टेज को, AC वोल्टेज को, हाई AC वोल्टेज को लो AC वोल्टेज में चेंज कर लेगा। तो ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इन ट्रांसमिशन ऑफ पावर। इसी के साथ ही चैप्टर का हो जाता है यहाँ पे